बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 59 की पार्ट 2 की वीडियो को। पार्ट 1 की वीडियो में हम लोगों ने एसिडिटी के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं वो बात स्टडी की थी। सही है के बाद अब हम कुछ और जीआईटी के डिसऑर्डर देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी के लिए कौन सी ड्रग्स यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो उसमें कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, डायरिया के लिए कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, इसी तरह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे। ये सही बातें इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आता है हमारे पास ड्रग्स दैट प्रमोट अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी कि अगर आपके स्टमक वगैरह की कॉन्ट्रैक्शंस बहुत कम हो गई हैं तो हम ये ड्रग्स देंगे। अब आप सोचेंगे यार कॉन्स्टिपेशन में तो यही मसला होता है ना, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में स्टूल की पास होने में मसला आ रहा होता है। तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन्स का इशू होता है, इसीलिए बाउल मूवमेंट में इशू है। यहाँ पे कौन से पढ़ रहे हैं हम, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी कि स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, तो ये दो जरा थोड़ी इस तरह से फर्क हो जाती है। तो इसमें बता रहे हैं कि ये वाले जो ड्रग्स होते हैं हेल्पफुल होते हैं हमारे पास गैस्ट्रोप्राइसिस होता है, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही। ये डायबिटीज़ की भी एक कॉम्प्लिकेशन है, इसको हम डायबिटिक गैस्ट्रोप्राइसिस कहते हैं। और सर्जरीज के बाद भी ऐसा हो जाता है कि स्टमक की एम्प्टिंग बहुत डिले हो जाती है, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह काफ़ी ख़राब हो जाती है। सही हो की बात। अच्छा मुझे बात बताओ, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शंस किस मैकेनिज्म में बेस कर रही होती हैं। तो ये बात तो आप सबको पता ही है कि स्टमक क्या पूरे ही जीआईटी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है, और सिंपैथेटिक जो होता है वो ओवरऑल पेरिस्टालसिस को, कॉन्ट्रैक्शंस को, सिक्रीशंस को कम करता है। डन। तो इसका मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही तो हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। जब हम पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी, और जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो भी बेहतर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। वही स्फिंक्टर के कॉन्ट्रैक्ट होने का तो एक और फायदा भी हो जाएगा। आपको याद होगा पहले हमने एक डिसऑर्डर पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट ना हो रहा हो तो एसिड वापस जाने की वजह से गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है। इसका मतलब है अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवरऑल एक्टिवेट करेंगे तो उससे गर्ड भी कुछ हद तक ट्रीट होने के चांसेस हैं। तो ना सिर्फ स्टमक की जो मोटिलिटी कम हुई, गैस्ट्रोप्राइसिस ट्रीट होगा, गर्ड भी कुछ हद तक ट्रीट हो जाएगा अगर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी हमने बढ़ाई है तो। ऑलराइट जी, तो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जी। एक तो वो कह रहे हैं कोलिनोमिमेटिक, जारी बात है। कोलिनोमिमेटिक का मतलब है कि एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने वाले ड्रग्स, पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाने वाले ड्रग्स, बेथेनिकोल। ठीक है, ये हम लोग गर्ड में यूज़ करते हैं, गैस्ट्रोप्राइसिस में यूज़ करते हैं, लेकिन अब इससे भी कम टॉक्सिक ड्रग्स हमारे पास आ गए हैं, इसलिए अब इसका यूज़ खास हम करना छोड़ चुके हैं। इसी तरह से एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ये भी सारी बात है। अगर कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है इसका मतलब है एसिटाइलकोलिन ज़्यादा देर तक रहेगा, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम इनकरेज कर रहे हैं। नियोस्टिग्मीन, ये वो कह रहे हैं अभी भी हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं अगर उनकी बाउल डिस्टेंशन वगैरह नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो और ये वाले इशूज़ आ रहे हैं। ऑलराइट जी, ये जो ड्रग्स थे ये दो, बेथेनिकोल और नियोस्टिग्मीन, ये तो डायरेक्टली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले हैं ना, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं भाईजान, यहाँ पे वो जिक्र कर रहे हैं कि आपका जो इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम होता है, यानी जो जीआईटी का अपना नर्वस सिस्टम होता है, उसमें डोपामीन जो है ना वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करती है। तो डोपामीन इनहिबिट्स कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन। कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर रहा है ना बेसिकली। तो हम कहते हैं यार डोपामीन जो है ना ये असल में कॉन्ट्रैक्शंस को रोक रहा है, तो कोई ऐसा ड्रग दो जो डोपामीन का एंटागोनिस्ट हो, तो खुद ब खुद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम में कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएंगी। तो हम डोपामीन एंटागोनिस्ट देते हैं जैसा कि मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बाकी ड्रग्स नहीं भी याद होते तो प्रमोट अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी में बस ये दो नाम याद रख लेना, मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। सही है, ये क्या है, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं ये। अच्छा, डोपामीन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम में तो नहीं है, वो तो आपके ब्रेन के अंदर भी होते हैं, खासतौर पर जो आपका वॉमिटिंग इंड्यूस करने वाला एरिया होता है, एरिया पोस्टीमा, वहाँ पे भी होते हैं। तो इसका मतलब है ये वाले ड्रग्स वॉमिटिंग को भी प्रिवेंट करने में काम आ सकते हैं। सही है, कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से जो वॉमिटिंग हो रही है। और जब हम इसकी टॉक्सिसिटीज पढ़ेंगे तो नेचुरली चूंकि डोपामीन रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में बहुत सारी जगहों पे हैं, इसलिए इनकी टॉक्सिसिटी में भी सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म भी आएंगे। आपको याद है पार्किंसनिज्म क्यों होता है, डोपामीन न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ना। तो अगर आपने डोपामीन एंटागोनिस्ट दिया हुआ है तो पार्किंसन वाले सिम्टम आ सकते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स जो मूवमेंट डिसऑर्डर वगैरह होते हैं, और फिर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी हो सकता है। अगर आप सोचें एंडोक्राइनोलॉजी पे थोड़ा सा अपना ध्यान दें तो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहा होता है डोपामीन। हमने अब डोपामीन को रोक दिया तो प्रोलैक्टिन इनहिबिट नहीं होगा, प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तो यानी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। तो इसकी टॉक्सिटीज़ में
पार्किंसनिज्म, हाइपरप्रोडक्टिनीमिया, ये बातें याद रखना आपके लिए थोड़ी सी ज़रूरी हैं। अलबत्ता इसमें बता रहे हैं कि जो डोमपेरिडोन है वो ब्रेन को इतना क्रॉस करता ही नहीं है, इसलिए उसके CNS टॉक्सिसिटीज़ कम होती हैं। यानी कि मेटोक्लोप्रोमाइड की टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, डोमपेरिडोन की टॉक्सिसिटी कम होती है। सिंपल सी बात थी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक एंटीबायोटिक भी है जो कि मोटिलिटी को प्रमोट करती है, और वो है मैक्रोलाइड कैटेगरी की एरिथ्रोमाइसिन। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपसे पूछते हैं कि कोई ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि मोटिलिटी में काम आती है, तो आप उसमें एरिथ्रोमाइसिन का नाम लिखते हैं। सीधी सी बात है, जो 3 नाम हाईलाइट किए हुए हैं आपकी कैटजिंग ने, वही 3 नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही होगी बात। आगे आता है जी लैक्सेटिव्स की तरफ, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाले ड्रग्स। लैक्सेटिव्स के लिए अच्छा सोचो पहले, कॉन्स्टिपेशन हुई है किसी बंदे को, इसका मतलब वो स्टूल पास नहीं हो रहे। ये अगर मैं कहता हूँ जी किसी की इंटेस्टाइन है, इस तरह की लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी ख़राब सी बन गई है, थोड़ी सी बनाई है मैंने, बाकी पूरी कंप्लीट कर लेना, तो आगे स्टूल पास नहीं हो पा रहे, ये थोड़े थोड़े स्टूल्स हैं। इसका क्या वजह हो सकती है? देखो मुख्तलिफ वजह, एक तो हो सकता है कि बहुत ही हार्ड है ये स्टूल्स, दूसरा हो सकता है कि ये सही से पेरिस्टालसिस नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शंस ही नहीं हो पा रही, ठीक है, और हो सकता है ये स्टूल्स वॉल्यूम में इतने छोटे हैं, इतने थोड़े हैं कि उसको पास करने का GIT का इतना दिल ही नहीं करता, कि उसको पास करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो कुछ इस तरह की वजह हो सकती हैं। यानी कि हमें कुछ ऐसे ड्रग्स यूज़ करने चाहिए, एक तो कुछ ऐसे ड्रग्स यूज़ करने चाहिए जो कि किसी तरह लुब्रिकेट करके इसको निकालें, तो लुब्रिकेंट्स यूज़ होने चाहिए। और अगर स्टूल्स बहुत हार्ड हैं तो यानी कि स्टूल सॉफ्टनर्स यूज़ होने चाहिए, ठीक है। और हाँ, हार्ड है तो इसका मतलब है कि इनमें पानी की कमी है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स लेके आओ जो कि पानी को सिक्रीट करवाएं या पानी को स्टूल्स में ऐड करवाएं, ताकि स्टूल्स थोड़े थोड़े लिक्विड हो जाए, ठीक है। तो ऑस्मोटिकली चाहे वो काम करें, लेकिन पानी को लेके आए ऑस्मोटिकली, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रग्स होने चाहिए जो कि स्टूल्स का मैस थोड़ा इंक्रीज़ करें यार, ताकि उनको पास करने का GIT को लगे कि भाई पास करने वाली चीज़ है, तो यानी कि बल्क बढ़ाने वाले ड्रग्स कुछ होने चाहिए। इसी तरह अगर आप सोचें तो कुछ ऐसे ड्रग्स हों जो कि इस वॉल को इरिटेट करें कि यार तुम निकालो ना स्टूल्स को, निकालते क्यों नहीं हो, तो यानी कि कुछ इरिटेंट्स टाइप या स्टिमुलेंट्स टाइप चीज़ हम दें, ठीक होगी बात। ये वैसे एक बेसिक सा एक ओवरव्यू दिया है। तो वैसे ये जो 4 मिनट होते हैं, ये चारों तो आपकी कैटेगरी हैं ही हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने बस इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको जनरल सी बातें बताई हुई है ना, उसी तरह उन्होंने जनरल सी बातें बताई हैं कि भाई बल्क फॉर्मिंग एक्शन वाले हमें चाहिए, स्टूल सॉफ्टनिंग एक्शन वाले चाहिए हमें, लुब्रिकेटिंग एक्शन वाले चाहिए हमें, ठीक है। और फिर उन सारों के नाम जो है वो इस टेबल में है। वैसे तो ये टेबल इज़ ए वेरी समराइज्ड फॉर्म, आप देखोगे लिपिनकॉट वगैरह के अंदर काफ़ी लंबा उन्होंने लिखा हुआ है, बल्क फॉर्मिंग में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और उसकी ब्ला 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 बातें लिखी हुई हैं। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टेबल ही आता हो आपको तो अक्सर काम चल ही जाता है, ठीक है, क्योंकि पेपर में वो आपसे पूछ लेते हैं लैक्सेटिव्स कौन कौन से हैं, आप उसमें नाम बताना शुरू हो जाएं तो बस इतना ही होता है। आमतौर पे वो इनकी कोई एक्स्ट्रा डिटेल आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो अगर आपको नाम आते हैं और हर नाम में 1-2 एग्जाम्पल आती हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी है, ठीक है। तो बस 1-2 एग्जाम्पल याद कर लेना, ये सारी एग्जाम्पल्स भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक तो हो गए बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स, तो जाहिर बात है वो बल्क फॉर्म करेंगे, नाम इसमें आ रहा है मिथाइल सेलुलोज। मैंने तो मिथाइल सेलुलोज ही याद किया हुआ था कि यार सेलुलोज जिस तरह प्लांट्स का बल्क बनाता है, उसी तरह हमारे स्टूल का भी बल्क बनाने के लिए मिथाइल सेलुलोज है, साइलम है, सही। स्टूल सॉफ्टनिंग ड्रग्स, कुछ बुक्स इसको लुब्रिकेंट्स का नाम भी देते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो ये जो डोकोसेट है ना, ये स्टूल सॉफ्टनिंग है, और जो मिनरल ऑयल ग्लिसरीन है ये खासतौर पर लुब्रिकेंट्स है, ठीक है। तो अगर आपने हेडिंग्स बढ़ानी है, ज़्यादा पॉइंट्स बनाने हैं, ज़्यादा इंप्रेस करना है, तो आप कहते हो जी मैम देयर आर स्टूल सॉफ्टनिंग ड्रग्स फॉर एग्जांपल डोकोसेट एंड देयर आर लुब्रिकेंट्स फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन एंड मिनरल ऑयल। क्या बात है, सही हो गया। ऑस्मोटिक ड्रग्स, अच्छा ये मैकेनिज्म उन्होंने बेसिकली लिखा है। तो ऑस्मोटिक का मतलब ये है कि वो ड्रग्स वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। आपने ऐसे ड्रग्स देखे जो कि ऑस्मोटिकली एक्टिव हैं, ठीक हो गई बात, और ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को स्टूल्स में लेके आएंगे। इसमें लैक्टोलोज है, सॉर्बिटोल है, ये वो सारे ड्रग्स हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये 2 नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और लैक्टोलोज, बाकी सारे नाम मेरा मशवरा ना ही याद करना। आगे जी स्टिमुलेंट्स की तरफ, स्टिमुलेंट्स एंड इरिटेंट्स, ये कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि हल्का हल्का आपकी वॉल को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वॉल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो। तो इसमें सेना का नाम है, एलो का नाम है। एलोवेरा का भी खाओ ना, हल्का सा जुबान को लग जाए तो ऐसे स्टिमुलेट होगी जुबान आपकी, लग पता जाएगा आपको, ठीक है। तो बिसाकोडाइल है। मैं नहीं कह रहा कि ये एलोवेरा से ड्राइव्ड है, मैं इस तरह की बातें करता हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको नाम याद रह जाए। अच्छा जी, फिर जो क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स, ये बेसिकली क्या करते हैं, मतलब इसका मैकेनिज्म ये है कि क्लोराइड चैनल के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं आपकी गट के अंदर,
सही होगी बात। इसमें नाम आता है लुबिप्रोस्टोन और थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्लोराइड चैनल के ऊपर एक्ट करते हैं लिनाक्लोटाइड। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब डायरेक्टली क्लोराइड चैनल पे एक्ट नहीं कर रहा होता, ये साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स को रेगुलेट करता है और उसके थ्रू पे क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट करता है। सही, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया है इनडायरेक्ट वाया साइक्लिक जीएमपी। पूरा मैकेनिज्म होता है जो कि मिनी कार्डियन एक 2-3 लफ्ज में लिख छोड़ती है। अच्छा, ये भी याद करना है वैसे तो देखो, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, तो क्लोराइड से आपको लिनाक्लोटाइड याद हो ही जाएगा। लिनाक्लोटाइड लुबिप्रोस्टोन दोनों एल से स्टार्ट हो रहे हैं। एनीवेज, ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जनाब, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं जैसे एल्वीमोपैन। ओके हो गया। तो जनाबे वाली थोड़ी थोड़ी बातें मैं ड्रग्स के बारे में आपको और बता देता हूँ, जो कि वैसे इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चलो अगर आप जानना चाहो तो आपको पता चल जाएंगी। एक तो बात ये लैक्टोलोज है ना, इसके बारे में क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। खासतौर पर जो लोग एमएलई की तैयारी कर रहे हैं स्टेप 1 में, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। वैसे शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, तो लैक्टोलोज जो होता है वो यहाँ पे ऑस्मोटिक डायूरेटिक भी, डायूरेटिक तो नहीं सॉरी, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव भी है और हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में भी यूज होता है। अब ये जो मुख्तलिफ ड्रग्स है ना, मुख्तलिफ किस्मों की कॉन्स्टिपेशन में इनका कुछ ज़्यादा ही असर पाया जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक बंदा जो कि इमोबिलिटी की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो, चलता फिरता ही नहीं है इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ऐसे इमोबाइल पेशेंट्स में बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक, प्रोफाइलैक्टिक के लिए हम कौन से ड्रग्स देते हैं? हम लोग स्टूल सॉफ्टनिंग ड्रग्स प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं कि यार आने वाले वक्तों में कॉन्स्टिपेशन हो ना जाए। सही है। एंडोस्कोपी के लिए प्रिपेयर करें किसी पेशेंट को, एंडोस्कोपी में खासतौर पर जो ड्रग्स यूज होते हैं वो होते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स। ठीक है। ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन हुई है तो उसके अंदर स्टिमुलेंट्स ज़्यादा काम की चीज़ है, अगर ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन हुई है। वैसे आपको पता है, मतलब हमने पढ़ ही लिया है कि ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी आपके पास कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। इसका मतलब है ओपियोइड कोई ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रही है। ओके हो गया। और नाम याद करना आसान ही है आपको, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में मेनली रोल प्ले कर रहे होते हैं, और नाम है लिनाक्लोटाइड। तो याद रखना मेरा ख्याल आसान होगा ये वाली बातें। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इंप्रेस करना चाह रहे हैं और एक और कैटेगरी जानना चाह रहे हैं लैक्सेटिव्स की, तो वो है आपके पास 5-HT4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नाम है आपके पास प्रोकैलोप्राइड। सही है। दिस इज़ अ 5-HT4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये भी लैक्सेटिव के तौर पे काम कर सकता है। तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी लैक्सेटिव्स के बारे में याद करना, तो बस ये टेबल याद कर लेना, इसमें मैकेनिज्म्स और 1-2 एग्जांपल सबकी याद कर लेना, काफ़ी होगा आपके लिए होपफुली। सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम एंटी डायरियल एजेंट्स की तरफ। एंटी डायरियल एजेंट सीधी सी बात है, डायरिया को आपने ट्रीट करना है क्योंकि बहुत लूज स्टूल्स होते हैं। तो एक तो जो आपकी जीआईटी में इतनी गुड़ हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, उनको किसी तरीके से कम करना है। और स्टूल्स के अंदर जो वाटर है, वाटर को किसी तरह कम करना है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लो या कुछ भी करो, या स्टूल को थोड़ा सा हार्ड करने की ज़रूरत है डायरिया में। मोस्ट इफेक्टिव एंटी डायरियल ड्रग्स जो होते हैं वो हैं आपके पास ओपियोइड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियोइड। ये तो बात हमें आइडिया है कि ओपियोइड स्टूल्स को हार्ड करता है ना आइडिया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन। तो ओपियोइड इसका मतलब है कॉन्स्टिपेशन कर रहा है ना, तो ज़ाहिर बात है स्टूल्स को हार्ड करेगा। कॉन्स्टिपेशन करने का मतलब ये भी है कि डायरिया को ट्रीट कर रहा है। तो हम लोग ओपियोइड देते हैं एंटी डायरियल्स के तौर पे और ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं लैक्सेटिव्स के तौर पे। वैसे जब हम ओपियोइड्स का चैप्टर अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो उसमें भी आपको याद होगा ओपियोइड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी थी कि इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इस टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप नहीं होती। बाकी ओपियोइड की अक्सर टॉक्सिटीज होती हैं जो कि ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू होती हैं, पेशेंट उनको टॉलरेट करना शुरू होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज़ है जो ओपियोइड खाने वाले पेशेंट्स में रहती है। सही है की बात। तो हम डायरिया को ट्रीट करने के लिए भी ओपियोइड यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं जिनका एंटी डायरियल इफेक्ट ज़्यादा हो और जो सीएनएस पे इफेक्ट होते हैं ओपियोइड्स के वो बहुत कम हो। सही है की बात। तो 2 नाम यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट याद रख लेने हैं, डायफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड। ठीक है जी। जिस तरह यहाँ पे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने वाले 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे, मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। सही। अब दोबारा हम देख रहे हैं एंटी डायरियल एजेंट्स में 2 इंपॉर्टेंट नाम है, डायफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड। इसमें जो डायफेनॉक्सिलेट है ये फिर भी कुछ ना कुछ सीएनएस में जाता है। तो अब ओपियोइड्स तो आपको पता है, ओपियम पॉपी प्लांट, नशे का बंदा आदी होगा, तो हम उसको नशे को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो दवाई बनाते हैं उसमें हम डायफेनॉक्सिलेट के साथ थोड़ी सी एट्रोपिन मिला देते हैं, ताकि अगर ये बंदा कुछ ज़्यादा गोलियां खाने लगे तो उसमें एट्रोपिन के इफेक्ट्स आएंगे, पसीने छूट जाएंगे, उसकी मियोसिस में ड्रोसिस ख़राब हो जाएगी, ऐसी चीज़ें ख़राब होना शुरू होंगी कि ओ भाई
और मेरी तौबा भाई, मैं ये दवाई ज़्यादा खा रहा। तो यानी कि इसके अब्यूज़ पोटेंशियल को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसमें एट्रोपिन ऐड करते हैं। आई रिमेंबर हमें एक दफ़ा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द रैशनेल ऑफ एडिंग एट्रोपिन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डायफेनॉक्सिलेट। तो इसलिए मैंने ये जो लाइन है ये हाईलाइट कर दी और ये बात आपको बता दी है। लोप्रामाइड के साथ हम एट्रोपिन इतनी ऐड नहीं करते क्योंकि लोप्रामाइड ज़्यादा अब्यूज़ पोटेंशियल रखता ही नहीं है, क्योंकि सीएनएस में दर्द जाता ही नहीं है, बंदे को मज़ा खास आता ही नहीं है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा एंटीडायरियल में ये दो नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि यही दो नाम है, और भी काफ़ी सारी क्लासेस हैं लेकिन ये दो नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी नहीं कहते, उन्होंने लिखा हुआ है कि काओलिन है बेसिकली, जो कि उन्होंने कहा है कि एक हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट है। इसको हम कंबाइन करते हैं फॉर्मुलेशन में पेक्टिन के साथ। पेक्टिन एप्पल से ड्राइव होने वाला एक इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट है। सही है, ये पेक्टिन बता रहे हैं कि और भी बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी नॉन प्रिस्क्रिप्शन प्रिपरेशन में यूज़ हो रहा होता है। ये बेसिकली बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को और फ्लूइड्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से सारी वजह है, बैक्टीरियल टॉक्सिन एब्जॉर्ब हो गए, फ्लूइड एब्जॉर्ब हो गया, तो स्टूल्स में से वाटर काफ़ी अंदर निकल गया, डायरिया जो है वो ट्रीट हो जाएगा। सही होगी बात। अच्छा, ये जो एंटी डायरियल्स हैं ये वो बता रहे हैं कि ब्लडी डायरिया में या हाई फीवर डायरिया में या सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, इनमें यूज़ ना करो। देखो अगर ब्लडी डायरिया हुआ है, जारी सी बात है, उसको बड़ी कोई तगड़ी किस्म की इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करवाओ, उसको एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत है, उसको इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है, या डायग्नोसिस बनाओ कि एक्चुअल कॉज है क्या। ठीक है, ये ड्रग्स देते हैं, छोटी मोटी बदहजमी हो गई है इन चीज़ों में। ये जो आप चुप करके फ्लैजल खा लेते हैं ना, फ्लैजल भी खुदा का वास्ता है, मेट्रोनिडाजोल होती है, एंटीबायोटिक है। तो चलो हमारा काम चल रहा है, उससे भी अगर बैक्टीरिया बैक्टीरिया मर जाते हैं, डायरिया ट्रीट हो जाता है, तो हम गुजारा चला रहे हैं। तो यार वैसे आप एक बात सोच रहे होंगे, एंटी डायरियल देखने को तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, इसमें सिर्फ दो तरह के ड्रग्स ही हमने पढ़े हैं, एक ओपियोइड पढ़े हैं और दूसरा ये काउलिन। तो थोड़े कुछ और ड्रग्स भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद है जब हम एंटासिड्स पढ़ रहे थे उसमें हमने कहा था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इन्हीं के स्टूल्स को हार्ड कर रहे थे। तो यहाँ भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी गिवन टू ट्रीट डायरिया, और ये कौन सी कैटेगरी में लिखा जाएगा, एडजॉर्बेंट्स। ठीक है, एडजॉर्ब का मतलब होता है साथ पानी को अटैच करता है। ठीक, तो हमने कैटेगरीज में एक ओपियोइड लिख देना, एक आप काउलिन लिख देना, एक आप एडजॉर्बेंट्स लिख देना, और आप मजीद चाहें तो इसमें बिस्मथ सबसैलिसाइलेट भी लिख सकते हैं। बिस्मथ सबसैलिसाइलेट भी डायरिया को ट्रीट करने में यूज़ होता है। और फिर एक और ड्रग भी है जो डायरिया को ट्रीट करने में यूज़ होता है, और वो है ओक्रियोटाइड, जो कि आपके पास सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग है। तो ओक्रियोटाइड हो गया, एडजॉर्बेंट्स हो गए, और आपके पास काउलिन हो गया, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट हो गया, और जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ओपियोइड्स हो गए। चलो ये अब देखो 5 कैटेगरीज आपने लिखी होंगी एंटी डायरियल्स में, तो नंबर तो इंशाल्लाह अच्छे मिल ही जाएंगे आपको। हालांकि मिनी कार्ड में तो आपने बस 2 ही नाम सुने थे। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं हम। ड्रग्स यूज फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है, वैसे तो औरतों में ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, पेन, ब्लोटिंग है, गैस हो गई, और दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बंदे को कॉन्स्टिपेशन है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और हो सकता है उसमें बंदे को ज़्यादा डायरिया हो, यानी कि डायरिया डोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे को ऐसा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन डायरिया, यानी कि दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ट्रीटमेंट हमारा इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन हो रही है या डायरिया हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ साथ डायरिया हो रहा है तो हम उसको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, डायसाइक्लोमीन, हायोस्कायामीन। ठीक है, ये वो बता रहे हैं कि एब्डोमिनल पेन को रिलीव करने में काम आता है। तो अलबत्ता इनकी एफिकेसी इतनी कोई कन्विंसिंगली ज़्यादा नहीं है। बहरहाल हमने कुछ तो नाम याद कर रहे हैं ना यार, ये तो पता नहीं कुछ याद ही नहीं करने देंगे हमें, पहले नाम लिखते हैं फिर कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनीवेज, तो ये 2 नाम हो गए। इसी तरह एंटीडायरियल में ही हम यूज़ करते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसा कि एलोसेट्रॉन। ओ याद है, पहले हमने 5-HT4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पढ़ा था, वो भी जरिए पता सेरोटोनिन रिसेप्टर ही है। 5-HT4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मैंने आपको बताया था एक लैक्सेटिव होता है, एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई थी लैक्सेटिव्स में 5-HT4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्रोकैलोप्राइड नाम बताया था। ठीक है, और हम देख रहे हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एलोसेट्रॉन। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ आप यहाँ पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रीट करने में पढ़ रहे हो, बल्कि जब हम आगे जाके एंटी एमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी आप देखोगे ये यहाँ पे जो सिर्फ एलोसेट्रॉन का नाम लिखा हुआ है ना, वहाँ पे ग्रैनीसेट्रॉन और डोलासेट्रॉन और इस तरह काफ़ी सारे नाम आ जाएंगे। सही होगी बात।
तो यानी कि 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंपॉर्टेंट है, याद तो आपको करने ही पड़ेंगे, कहने का मतलब ये है। और ये भी आपके पास डायरिया डोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में काम आते हैं, और इनकी टॉक्सिसिटी सारी बात है ये है कि वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं, बाजू का तो बहुत स्वेयर कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देते हैं। सही होगी बात। तो ये बातें चलती हैं। अच्छा यार, ये कोलिनर्जिक सर्जन से आप ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसलिए इन बातों को थोड़ा सा रिपीट करता जाता हूँ। अब आपको याद होगा पहले हमने ड्रग्स पढ़े थे, वो कोलिनोमिमेटिक्स थे, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे थे, उसमें बेथेनिकोल का नाम पड़ा था। और एंटी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स, सॉरी एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स, ये भी सारी बातें पैरासिम्पथेटिक को स्टिमुलेट करने वाले थे नियोस्टिग्मीन। तो वो पैरासिम्पथेटिक को स्टिमुलेट कर रहे थे, इसलिए वो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी कॉज कर रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें डायरिया हो रहा है। तो डायरिया वाले इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हमें पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम रोकने की जरूरत है, इसलिए हम एंटी कोलिनर्जिक्स दे रहे हैं, डायसाइक्लोमीन, हायोस्कोमीन। अब अगर आप बहुत अपने कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप कहेंगे कि यार देखा जाए तो अगर ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में डायरिया को रोक रहे हैं तो एंटी डायरियल एजेंट्स के तौर पे तो लिख सकते हैं हम इसको। तो बहुत रस्तू बनना है तो आप लिख लें, लेकिन आई वुड रिकमेंड इस तरह से बुक लेकर चल रही थी चीज़ों को, क्लिनिकली ड्रग्स उसी तरह वहीं पे यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि देखो ये मेनली डायरिया को ट्रीट करने के लिए, एब्डोमिनल पेन वगैरह को रिलीव करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए बस ये बेहतर है कि इसको एंटी डायरियल में ना ही लिखें, एंटी डायरियल में जो आपको 5 बताए हैं वो लिख दें, बेहतरीन है। सही हो गया, ऑलराइट। आगे आते हैं जी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर डायरिया वाला है तो हमने देख लिया। अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन वाला है फिर कौन से ड्रग्स यूज़ करें? ये वाले, ये जो आपको याद है कॉन्स्टिपेशन में हमने क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स पढ़े थे, तो यही क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स जो कि हमने कॉन्स्टिपेशन में पढ़े थे, ये वाले यूज़ होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाली कॉन्स्टिपेशन में। तो आप देख सकते हैं पहले उन्होंने नाम लिखा हुआ है लुबिप्रोस्टोन का, जो कि एक लैक्सेटिव है, एक्टिवेट्स टाइप 2 क्लोराइड चैनल, और फिर दूसरा नाम लिखा हुआ है लिनाक्लोटाइड। क्लोटाइड में आपको याद है क्लोराइड चैनल्स, आपको याद रह जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने इसका लंबा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया हुआ है कि साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ क्लोराइड चैनल हो जाती है। यार अगर याद करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि इनमें से कौन से वाले डायरिया डोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए थे और कौन से वाले कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए थे, तो वो थोड़ा सा हम आपको आसानी करा देते हैं। मुझे बताओ, डायरिया में हमारा मकसद क्या होता है? स्टूल्स को हार्ड बनाना, क्यों? क्योंकि बहुत लिक्विड सोए पड़े होते हैं ना, तो स्टूल्स को हार्ड करना हमारा मकसद होता है, हार्ड करना। ऐसे ही है। तो यही आपके पास ड्रग के नाम है, ये देखो, H फॉर हायोस्कायामीन, R फॉर नहीं, ओ A फॉर, हाँ हार्ड में H है, A है, R को मिस करवाओ और D है, तो हायोस्कायामीन हो गया, A फॉर एलोसेट्रॉन हो गया और D फॉर डायसाइक्लोमीन हो गया। ठीक है, R को आप बस रहने दो। और दूसरी तरफ अगर किसी को डायरिया इंड्यूस्ड हुआ है, तो ऐसे सॉरी कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ है, तो कॉन्स्टिपेशन वाले बंदे में हम चाहेंगे किसी तरह स्टूल्स को लूज करें, तो L फॉर लूज, L फॉर लुबिप्रोस्टोन, L फॉर लिनाक्लोटाइड। ये सिर्फ इसलिए होगा कि आप कंफ्यूज ना हो इन दोनों में। आप इसमें थैंक यू वेरी मच, मुझे अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।